Hello everyone, myself Punu Pratap, and today we are discussing an important topic of global politics, that is migration and globalization. So let's start. What is in store? First of all, we will cover introduction of migration, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जो कि अभी नवंबर 2019 में रिलीज हुई थी IMO के द्वारा। इसके बाद हम कवर करेंगे द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, इशूज एंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन, और जो ग्लोबल एक्शन लिए गए हैं माइग्रेशन पर वो भी हम कवर करेंगे। इसके बाद माइग्रेशन एंड कोरोना क्राइसिस जो कि रिसेंटली चल रहा है उस, और अंत में हम कवर करेंगे द कंक्लूजन। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो फर्स्ट we will understand what is immigration. Immigration refers especially to the movement of foreign nationals into a different country for permanent settlement. Immigration usually are individual and family. Immigration होता है कि जब कोई व्यक्ति एक देश से किसी दूसरे देश में जाता है, एक व्यक्ति विशेष या उसका परिवार जब एक देश से दूसरे देश में जाता है और उसी देश में बस जाता है, जैसे कि कोई चाइना और इंडिया से जाता है और USA में बस जाता है। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल मूव जनरली वेदर इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली एंड वेदर फॉर टेम्परेरी और परमानेंट सेटलमेंट। माइग्रेशन होता है जब भी लार्ज नंबर में पीपल एक जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली किसी उसी कंट्री में हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो, एक देश से दूसरे देश में जाए, जैसे कि साउथ कोरिया से USA या रसिया से USA, इंडिया से USA, और किसी कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसे कि इंडिया के किसी विलेज से अर्बन एरिया में आते हैं, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। कैटेगरीज ऑफ माइग्रेशन। सो वी will understand circular migration, forced migration and irregular migration. Circular migration is the often but not necessarily voluntary movement of migrants between countries. सर्कुलर माइग्रेशन होता है, ये अधिकांश होता रहता है, ये ज़रूरी नहीं कि नेसेसरली हो। ये मूवमेंट होता है दो या उनसे अधिक कंट्रियों के बीच में होता है। इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो इंडिया से यूरोपियन यूनियन में माइग्रेशन होता है, और यूरोपियन यूनियन से इंडिया में, या इंडिया और एंड USA, इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में माइग्रेशन होता है। इसके बाद फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन है जो वॉलंटियर नहीं होता है, ये नेसेसरी होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना ही उसको उधर से जाना पड़ता है। वो चाहे किसी वॉर के कारण हो, नेचुरल डिजास्टर के कारण हो, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना क्राइसिस है, तो जो भी गल्फ कंट्रीज में इंडियंस है वो अपने देश को लौट रहे हैं। जो भी इंडिया में यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, जो भी इंडिया में जॉब करते हैं, वो अपने वापस देश को जा रहे हैं। इस माइग्रेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। इसके बाद आता है इर्रेगुलर माइग्रेशन। इर्रेगुलर माइग्रेशन अधिकांश होता है, इर्रेगुलर माइग्रेशन होता है जब भी उसी कंट्री में कोई ऐसा कारण हो जिसके कारण व्यक्ति उस कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है एज एन इलीगल पर्सन। जैसे कि बांग्लादेश से कई बार लोग इंडिया में आ जाते हैं, और हमने देखा कि 1990 के दौर में भी जब सोमालिया और इथियोपिया में वॉर हो रहा था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो धीमे धीमे मूव करके सूडान, इजिप्ट को और मेडिटेरियन सी को पास करके वो यूरोप में जाकर बस गए, वो भी इलीगल तरीके से। अधिकांश हम देखें कि यूरोप यूनियन में अधिकांश लोग हैं जो वहाँ का जो माइग्रेशन है वो इलीगल है। माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जो कि अभी नवंबर में रिलीज हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें
The number of international migrants globally in 2019 was 272 million or 3.5% of the world population. 3.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन ने माइग्रेशन किया है 2019 में. इंडिया कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स. सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया से हैं, जिनकी संख्या है 17.5 मिलियन. द टॉप डेस्टिनेशन कंट्री रिमेन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें 50.7 मिलियंस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स पहुंचे हैं अलग अलग दूसरी कंट्रियों से यूनाइटेड स्टेट्स में. द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स डिक्लाइन स्लाइडली इन हाई इनकम कंट्रीज व्हाइल इंक्रीज एल्सवेयर. जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं जो हाई इनकम कंट्रीज में उनकी संख्या है काफ़ी कम होती जा रही है और दूसरी जगहों पे बढ़ती जा रही है. जिस इंटरनेशनल remittance increased to $689 billion in 2018. The global refugee population was 25.9 million in 2018. वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिस्प्लेस्ड लोगों की संख्या इंटरनेशनली पहुंच गई है 141.3 मिलियन. The number of stateless person globally in 2018 was 3.9 million, जो कि बिना उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि उनका देश कौन सा है. माइग्रेशन पैटर्न्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. माइग्रेशन रीजन टू रीजन बदलता रहता है. माइग्रेशन हैज़ बीन अ की डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन सेवरल कंट्रीज. जो माइग्रेशन है वो उस कंट्रीज का पॉपुलेशन चेंज में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है. डिस्प्लेसमेंट रिमेन्ड अ मेजर फीचर इन सम रीजन. माइग्रेशन रिसर्च एंड एनालिसिस आउटपुट रिमेन्ड हाई. कॉजेस ऑफ माइग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक माइग्रेशन, मूविंग टू फाइंड वर्क और फॉलो अ पर्टिकुलर कैरियर पाथ. इकोनॉमिक माइग्रेशन होता है जब भी कोई व्यक्ति किसी जॉब के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है. एंड सोशल माइग्रेशन इज मूविंग समवेयर फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और टू बी क्लोजर टू फैमिली और फ्रेंड. जैसे कि अगर कोई यूएसए में बसा है और उसकी फैमिली रसिया में है या चाइना में है तो वो रिटर्न आता है और उधर रहता है. इसको हम कहते हैं सोशल माइग्रेशन. इसके बाद पॉलिटिकल माइग्रेशन, मूविंग टू एस्केप पॉलिटिकल परसिक्यूशन और वार. जैसे कि हमने देखा सोमालिया में, इथोपिया में, और जो गल्फ वार हुआ था तो उसमें भी, या फिर अगर हम अभी देखें तो एक प्रकार से पॉलिटिकल माइग्रेशन है जो कि कोरोना क्राइसिस के कारण हुआ है. जो भी गल्फ कंट्रीज में पीपल रहते थे दूसरे कंट्रीज के, चाहे वो इंडिया के हों या चाइना के हों, तो वो उधर लौट के गए हैं. और इसके बाद इन्वायरमेंटल कारण भी हो सकता है, जैसे कि जो कि इसलैंड पर रहने वाले लोग हैं वो भी डिस्प्लेस कर सकते हैं जब भी सी लेवल राइज होता है. सो रीजन वाई डू पीपल माइग्रेट्स. इसके रीजन क्या है? इसमें पुश फैक्टर भी है जिसके कारण लोग जाते हैं, और पुल फैक्टर है जिसके कारण लोग दूसरे कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में आते हैं. तो हम पुश फैक्टर देखते हैं. पुश फैक्टर आर द रीजन्स व्हाई पीपल लीव एन एरिया. उस एरिया को क्यों छोड़ते हैं. ऐसा कौन सा पुश फैक्टर रहता है जिसमें है लैक ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर सर्विस की कमी हो, लैक ऑफ सेफ्टी, हाई क्राइम, फ्लडिंग, पॉवर्टी और बार. ये है पुश फैक्टर. पुल फैक्टर कौन से? जो कि व्यक्ति को अपनी उस कंट्री में खींचते हैं किसी दूसरी कंट्री से. जैसे कि हम देखें तो हायर एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और यूएसए का, तो यूएसए में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में कम है. इंडिया बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में कम है, इंडिया में ज़्यादा है. तो ये पुल फैक्टर है. जैसे अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो बांग्लादेश में इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितनी कि इंडिया में है. तो जो भी बांग्लादेश के लोग हैं वो इंडिया में आते हैं. तो इंडिया का जो मेडिकल फैसिलिटी है और जो चीप में मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं उसको हम पुल फैक्टर कह सकते हैं.
और पुश फैक्टर उन सभी फैक्टरों को कहते हैं जो कि उस कंट्री से उस व्यक्ति को मजबूर करता है कि वो वहाँ से जाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, और पुल फैक्टर जो उसे अपनी ओर आकर्षित कहते हैं, जिसको हम इस इमेज के जरिए समझ सकते हैं। जैसे वॉर और वायलेंस हो गया पुश फैक्टर, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और इसके बाद पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, पुश फैक्टर में पॉवर्टी हो सकती है, और डेवलपमेंट हो गया पुल फैक्टर। इस इमेज के जरिए हम समझे जैसे कि पुश फैक्टर कैसे पुश फैक्टर बनता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज इनटू पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर जैसे श्रीलंका हुआ, श्रीलंका में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो चाहेगी कि वो वहाँ पर जाए जहाँ पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो। आ लैक ऑफ सर्विसेज और एमिनिटीज चेंज इनटू बेटर सर्विसेज प्रोविजन पुल फैक्टर में आ जाएगा। पुअर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और वहाँ से लोग जाएंगे जहाँ पर उसके लिए सेफर एटमॉस्फेयर मिले। कंसर्न अबाउट हाई क्राइम्स रेट्स, क्रॉप फेलर, ड्रॉट्स, फ्लडिंग, पॉवर्टी, वॉर, दीज आर ऑल पुश फैक्टर्स। एंड पुल फैक्टर है लो क्राइम रेट्स, जैसे कि हम देखें डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इन कंट्री में काफ़ी लो क्राइम रेट है। फर्टाइल लैंड हो जहाँ पर खेती अच्छी हो सके, गुड फूड सप्लायर हो, लैक रिस्क ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स हो, ग्रेटर वेल्थ और एफ्लुएंस, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, अ मोर अट्रैक्टिव क्लाइमेट, अ मोर अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दीज आर दी ऑल पुल फैक्टर। कहते हैं इशूज एंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन क्राइसिस होता है सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम है माइग्रेशन की, कि किसी एक कंट्री से अगर लोग जाते हैं तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी चेंज होता है, और उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। मोर देन $1 मिलियन माइग्रेट्स एंड रिफ्यूजी क्रॉस्ड इनटू यूरोप इन 2015, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पार्किंग अ क्राइसिस एज कंट्रीज स्ट्रगल टू कोप विद द इन्फ्लक्स एंड क्रिएटिंग डिवीजन इन द यूए ओवर हाउ बेस्ट टू डील विद रीसेटलिंग पीपल। जैसे कि अगर हम देखें तो माइग्रेशन में अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे जो कोरोना क्राइसिस है वो भी माइग्रेशन के कारण बढ़ा है, कि सबसे पहले उसका जो कोरोना का ओरिजिन हुआ था वो चाइना में हुआ। जब चाइना में उसका ओरिजिन हुआ फिर वहाँ से माइग्रेशन हुआ, वो सारे वर्ल्ड में हुआ, यूएसए में भी गए, इंडिया में भी गए, और बाकी कंट्री में वहाँ से लोग गए चाइना के, तो वो अपने साथ में कोरोना को भी ले गए। तो उसके कारण जो कोविड-19 है वो भी बढ़ता गया। ये भी एक प्रकार से प्रॉब्लम है जो कि डिजास्टर बन जाती है। रिफ्यूजी क्राइसिस क्या होती है? अ पर्सन हु हैज़ fled his own country and cannot return due to fear of persecution on race, religion and nationality and political opinion। जैसे कि 2015 में जो सऊदी अरेबिया और इराक का वॉर हुआ था, उसमें भी देखा था कि अधिकांश लोग हैं जो कि यूरोप चले गए थे। इंटरनेशनली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी इसके कारण आती है, माइग्रेशन के कारण। कहीं पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आती है। बट जो दूसरा एरिया है जहाँ से माइग्रेशन होता है वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। जैसे कि हम देख लें तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जो भी उनके पास एमिनिटीज़ है, जो भी अच्छे लोग हैं वो दूसरे जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाते हैं, तो उस कंट्री का भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो पाता है। जैसे कि रिफ्यूजी क्राइसिस का बताया, जो कोई व्यक्ति है जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है और फिर लौट कर नहीं आता है किसी भी कारण, चाहे वो वॉर हो चाहे एनवायरनमेंट हो, कोई भी कारण हो, जब वो अपने कंट्री में लौट कर नहीं आता। तो इसका अगर हम डाटा देखें जो कि ह्यूमन राइट कमीशन यूएन के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है सीरिया है, तो सीरिया की लगभग 17% पॉपुलेशन 2014 में रिफ्यूजी थी कि किसी दूसरी कंट्री में। अफ़गानिस्तान की लगभग 7 से 8%, सोमालिया की लगभग 9.5%, सूडान की 1.6%, साउथ सूडान 4. ये सभी किसी न किसी कारण से यहाँ के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर रिफ्यूजी के रूप में रह गए। जैसे सीरिया का वॉर हो, अफ़गानिस्तान की भी क्राइसिस चलती रहती है, सोमालिया में, और साउथ सूडान में भी 2011 में वॉर हुआ था, जिसमें साउथ सूडान यूएन का 193 मेंबर बना था। सो दिस इज द डाटा ऑफ रिफ्यूजी।
नाउ माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कैसे माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट है देखते हैं। वाइडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ। ग्लोबलाइजेशन के कारण और माइग्रेशन दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से इंटरकनेक्ट हो गए हैं कि उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ इस कंटेम्प्रेरी ईरा में जुड़ गई है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉट बाय ग्लोबलाइजेशन, जिसने माइग्रेशन को बूस्ट किया है, उसको बढ़ाया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इतना माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन के कारण ही जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो बढ़ी है। जब लोग किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए, वहाँ से फिर लोग उस दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में आए, तो इस कारण से माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों प्रोसेस आपस में बढ़ी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर माइग्रेशन बढ़ता है तो ग्लोबलाइजेशन है कि वो बढ़ेगा, और जब ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा तो माइग्रेशन भी बढ़ेगा। द टर्म डायस्पोरा इज इंक्रीजली बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब माइग्रेंट्स कम्युनिटी। जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको अधिकांश डायस्पोरा के नाम से जानते हैं। डायस्पोराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर closely interconnected and expansion of the latter will lead to an increase in the former। जो भी ग्लोबलाइजेशन में एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बस रहे हैं, जैसे कि इंडिया से जा रहे हैं लोग, यूएसए में बस रहे हैं, तो डायस्पोराइजेशन जो प्रोसेस है वो बढ़ती जा रही है, और इसका इफेक्ट भी उसका जिस डेस्टिनेशन जो कंट्री रहती है उसमें भी उसका काफ़ी इफेक्ट होता है। वर्चुअल माइग्रेशन भी आज हो रहा है। टुडे देयर एग्जिस्ट वर्चुअल डायस्पोरा विच यूटिलाइज टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट टू मेंटेन द कम्युनिटी नेटवर्क। जैसे किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं, वो इंटरनेट के जरिए अपनी उसी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं और बाहर की कम्युनिटी से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा ग्लोब एक विलेज बन गया है। Northern Americas, Europe and Oceania had a net inflow of over 2 million immigrants a year. The UN believes international migration is a positive force for the economic and social development of the world। इस मैप के जरिए हम समझ सकते हैं कि किन किन देशों में माइग्रेशन हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं जैसे लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से 2.5 मिलियन इमिग्रेंट्स गए हैं, अफ्रीका से 0.7 मिलियन इमिग्रेंट्स गए हैं, एशिया से 1.1 मिलियन इमिग्रेंट्स गए हैं। जो उनकी डेस्टिनेशन रही है वो है यूरोप, नॉर्थन अमेरिका एंड ओशिनिया। नॉर्थन अमेरिका में 1.1 मिलियन इमिग्रेंट्स पहुँचे हैं, यूरोप में 0.8 मिलियन इमिग्रेंट्स, और ओशिनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में 0.2 मिलियन इमिग्रेंट्स पहुँचे हैं। इन ग्लोबल माइग्रेशन इज अ टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के कारण ही जो ग्लोबल माइग्रेशन है वो काफ़ी बड़ा है। दोनों ने, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स ने ग्लोबल माइग्रेशन को ड्राइव्स किया है। टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुई है, और ट्रांसपोर्टेशन के जो ऑप्शन हैं वो भी माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी बढ़ गए हैं, चाहे वो एविएशन हो, जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी कम खर्चे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टूरिज्म करवा देती हैं। इंक्रीज नेटवर्क्स एंड ट्रांसनेशनल टाइज, जो कि काफ़ी एविएशन कंपनी हैं, उनकी भी उन्होंने जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की वो भी काफ़ी कम की हुई है। इंक्रीज ग्लोबल इन्फॉर्मेशन भी बढ़ी है। इंक्रीज कैपेबिलिटी एंड एस्पिरेशन टू माइग्रेट्स, जो माइग्रेट्स है उसकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ी है, एस्पिरेशन भी बढ़ी है। अब कोई है तो कोई भी बांग्लादेश से इंडिया में जा सकता है, श्रीलंका से यूएसए में जा सकता है, मालदीव से चाइना में जा सकता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम है। जो उनकी गवर्नमेंट में टाइज हैं वो भी अब अच्छी होती जा रही हैं, जिसके कारण जो इनफ्लो और एक्सफ्लो है माइग्रेंट्स का वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लेजर फेयर इकोनॉमी को भी
बड़ी है। क्रॉस बॉर्डर जो फ्लो है वो भी काफ़ी बड़ा है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री से माइग्रेंट्स जा रहे हैं। और एक्सेलरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट्स ने ग्लोबल माइग्रेशन को भी काफ़ी बढ़ाया है। We will see effects of global migration. Migration affects both the country of origin and country of destination. जो इफेक्ट है वो सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। If we talk about the cost and benefits of source country, then we will see that cost are loss of adult level force and skilled talents, disproportionate social gender structure, non-returning migrants and returning retired migrants impact on social costs. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें सोर्स कंट्री में तो क्या होता है, जो उनका एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होता है, जो होम रेमिटेंस है वो उनका इकोनॉमी में हेल्प करता है, बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले हम, तो अगर इंडिया से गल्फ में लोग गए, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, ईरान हो गया, तो उधर जाकर जो रेमिटेंस भेजेंगे उससे जो सोर्स कंट्री उसका फ़ायदा होता है। रिटर्निंग माइग्रेंट्स ब्रिंग न्यू स्किल टू होम कंट्री, जो उधर से आते हैं तो नई नई स्किल सीख कर आते हैं होम कंट्री में। पॉलिसी ऑन डेवलपिंग रिसोर्स ये भी लाते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं सोर्स कंट्री को, इसके साथ घाटे भी हैं। If we talk about how global migration affect destination country, then we will see costs and benefits. अगर कॉस्ट में बात करें तो इंक्रीज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑफ माइग्रेंट्स इन इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन जैसे कि यूके में, लॉस्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, एथनिक सेग्रीगेशन, माइग्रेंट डोमिनेंट एरियाज, होम रेमिटेंस। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो स्किल गैप होता है जो फिल हो जाता है, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कल्चर्स इन अ मल्टी एथनिक सोसाइटी, जैसे कि यूरोप में है, कई सारे देश के लोग जाते हैं वहाँ पर बसते हैं, तो जो उनका एक मल्टीलेटरल कल्चर बनता है, मल्टी कल्चरलिज्म जिसे कहते हैं। इन्फ्लक्स ऑफ न्यू कल्चरल एक्सपीरियंस और सर्विसेज, जैसे कि तुर्किश बात हो गई, एथनिक रिटर्निंग और फूड आउटलेट भी उस कंट्री में जाते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटायरमेंट ट्रांसफर्ड हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो ग्लोबल एक्शन है वो माइग्रेशन पर कौन कौन से लिए गए हैं। 2016 में यूएन जनरल असेंबली ने हाई लेवल प्लेनेटरी मीटिंग को एड्रेस किया था, जिसमें उन्होंने माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी की बात की थी। UN Secretary General prepared the report in safety and dignity, addressing large movement of refugees and migrants with recommendation on the issue. उस पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम था इन सेफ्टी एंड डिग्निटी, एड्रेसिंग लार्ज मूवमेंट्स ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। UN member states adopted a set of commitment known as the New York Declaration for Refugees and Migrants। 2016 में ये उन्होंने लिया था, जिस डिक्लेरेशन का नाम था द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जो उनका माइग्रेशन का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच था, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कैसे कि हम माइग्रेशन वालों का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को समझें, उन्हें मदद दें। इन मार्च 2017 the UN Secretary General appointed Louis Arbour of Canada as his special representative for international migration to lead the follow-up to the migration-related aspects of the high-level summit। 2016 में जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ उसमें UN member states agreed to work together to develop the global compact for safe, orderly and regular migration (GCM) adopted at an intergovernmental conference on international migration in December 2018 in Morocco। GCM है वो काफ़ी डाइवर्स इशू हैं, उनको कवर करता है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग लेबर राइट्स फॉर माइग्रेंट्स वर्कर, इम्प्रूविंग माइग्रेशन डाटा एज अ बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, सेविंग लाइव्स
एंड स्टेबलाइजिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन मिसिंग माइग्रेट्स एंड और कई सारे, जो कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GCM विल रिप्रेजेंट प्रोग्रेस इन गवर्निंग माइग्रेशन इन अ वे दैट इंक्रीज इट्स बेनिफिट्स of individual communities and countries and reduces its risks for all। बात करते हैं सबसे हॉट सब टॉपिक है जो का अभी का, वो है माइग्रेशन और कोरोना क्राइसिस। कोरोना क्राइसिस ने माइग्रेशन को और ग्लोबलाइजेशन को कैसे इफेक्ट किया है। कोविड-19 ने उसने माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दोनों की प्रोसेस को काफ़ी इफ़ेक्ट किया है। कोरोना क्राइसिस के कारण विश्व के अधिकांश लगभग सबसे बड़े भूभाग में लगभग 150 देशों में लॉकडाउन, सबसे लंबा लॉकडाउन लगा हुआ है। कोविड-19 हैज़ ट्रिगर्ड अ मासिव रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम अ डेस्टिनेशन टू सोर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी कैन सी, चाहे वो USA हो, USA से इंडिया में आना, चाइना से किसी दूसरी कंट्री में जाना, जो गल्फ़ कंट्रीज है वहाँ से इंडियंस का आना। तो कोविड-19 ने रिवर्स माइग्रेशन को एक्सेलरेट किया है। जो कोरोना क्राइसिस, कोरोना वायरस के कारण ही जो कि एक पैंडेमिक में चेंज हुआ है। कोविड-19 चेंज इनटू पैंडेमिक थ्रू माइग्रेशन, जैसे कि इसका जो सोर्स था कोविड-19 का वो था चाइना। तो माइग्रेशन के कारण ही चाइना से इन होल वर्ल्ड इट चेंज इनटू कोविड-19 चेंज इनटू पैंडेमिक। कोविड-19 इज द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर माइग्रेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ पीपल। सभी कंट्रीज में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण लोगों का माइग्रेशन बंद है। अगर माइग्रेशन हो भी रहा है तो वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, और अधिकांश लोग जो वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर हैं, जहाँ अपने घर पर हैं, तो वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, और अधिकांश कंट्री में लॉकडाउन है। कोविड-19 could accelerate the process of reverse globalization। हाँ, हम देख सकते हैं कि जो कोविड-19 है उसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को रिवर्स लगभग एक हद तक किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है वो पहले ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो वेस्ट टू ईस्ट थी। जो वेस्ट कंट्रीज थी वहाँ से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ईस्ट में आ रही थी। लेकिन अगर हम कोविड-19 के से रिलेटेड देखें तो जो कोविड-19 है वो ईस्ट से वेस्ट में गया है। अगर हम देखें कि चाइना में इसका सोर्स हुआ था, लेकिन जो सबसे भयंकर इसका परिणाम हुआ है वो हुआ है USA पर, जिसके लगभग 1.5 मिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड बाय कोविड-19। और जो कि अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में केवल 0.08 मिलियन है, लगभग 80,000 हैं। तो कोरोना क्राइसिस ने माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने में काफ़ी बड़ा भाग रहा है। So in last, what is way forward or conclusion? Globalization is not as a change in the migration volume, but as an underlying special patterns of migration। जो माइग्रेशन का वॉल्यूम है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ है और बढ़ा भी है, पर एक स्थानीय रहा है, जिसका जो वेरी करता है रीजन टू रीजन पे माइग्रेशन वेरी करता है। रीजन्स आर नॉट अफेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म वे। एक तरह से सभी रीजन हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो और ओशिनिया हो, सभी एक तरह से इफेक्ट नहीं हुए हैं। कहीं पर हम देखें तो पुश फैक्टर थे, कहीं पर पुल फैक्टर थे जहाँ से माइग्रेशन हुआ है। जैसे कि हम देखें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है जहाँ से माइग्रेशन हुआ है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। The world is not more migratory but skewed on a global level। ज़्यादा जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा माइग्रेटरी नहीं हुआ है, पर कहीं कहीं पर वो फैला हुआ है। जैसे हम देखें तो पॉपुलेशन
जो डेंसिटी है वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से माइग्रेट होकर कहीं और जाकर बस रही है, जैसे कि यूएसए, यूरोप। Since 2008, approximately 22.5 million people have been forced from their homes due to climate and weather-related events. लगभग 22.5 मिलियन पीपल अपने घर से माइग्रेशन के रूप में गए हैं क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड इवेंट्स के कारण। दीज इंडिविजुअल्स ऑफन रिमेन विद इन देयर होम कंट्रीज एंड आर नॉट कंसिडर्ड रिफ्यूजी इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट देयर सिचुएशन इज डायर एज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटेड टू विल द नंबर ऑफ क्लाइमेट अफेक्टेड रिफ्यूजी। जैसे हमने बताया कि जो भी इसलैंड वगैरह में जहाँ पर सी लेवल राइज होने का खतरा है, वहाँ से माइग्रेशन होता है, जहाँ पर वो एनवायरनमेंट में सेफ रह सकें, वहाँ पर अधिकांश माइग्रेशन होता है। सोर्सेज क्या रहे हैं इस पीपीटी को बनाने की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइड से सोर्स रहा है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल बिक्री इंडियन साइड से का सोर्स रहा है, OECD ORG वेबसाइट, ब्लॉग्स वर्ल्ड बैंक रहा है, migration-policy.org, UN.org, researchgate.net जिसमें रिसर्च हुई थी उससे भी लिया गया है कंटेंट। इसके बाद द हिंदू आर्टिकल से भी कंटेंट लिया गया है। इसके बाद ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।